वो क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि दरअसल हम धीरे धीरे जो कैंसर की चपेट में हैं वो आने वाले हैं। शरीर में किसी भी अंग से खून आ रहा है, मुंह से आ रहा है, नाक में आ रहा है, थूक में आ रहा है, उल्टी में आ रहा है, बच्चेदानी के रास्ते आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते आ रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कैंसर होने। तो अगर पीलिया होता है तो वो भी कैंसर का संकेत हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कुछ तंबाकू गुटखा ऐसा कुछ खाते नहीं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके कैंसर के? पोल्यूशन है हमारा। आप अगर बीड़ी नहीं भी पी रहे हैं तो भी अगर आप बाहर रोड में जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक है, धुआं है, पोल्यूशन है, तो ये एक वजह होती है जो कि खान पान से भी संबंधित रहता है। हर कोई आज की डेट में जिस तरह का इलाज है वो कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक तरीके से आस होती है कि सरकार की किसी योजना का हमें लाभ मिल जाए। जिसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है तो हम लोग एक रिक्वेस्ट लिखते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में, जिससे कि फिर अगले 2-3-4 हफ्ते में पेमेंट हमको मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल जाता है, जिससे मरीज़ का कैंसर का इलाज पूरी तरह फ्री में हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार के ख़ास पॉडकास्ट स्वास्थ्य ही धन में आपका स्वागत है। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनने के बाद ही मन में खौफ पैदा हो जाता है, मगर कैंसर से डरने की नहीं, ज़रूरत है लड़ने की। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि दरअसल 70% जो कैंसर है उसका इलाज वो संभव है, बस ज़रूरत है कुछ खान पान में बदलाव की, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव की और एक बेहतर मार्गदर्शन की और एक बेहतर डॉक्टरी सलाह की। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। सर के बारे में आपको बता दूं कि सर का जो कैंसर के लिए उनका एक्सपीरियंस है उसको एनसाइक्लोपीडिक कहा जा सकता है, और काफ़ी कुछ आज हमें इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा कि क्या क्या कैंसर से बचाव के तरीके हैं। तो सर, स्वागत है आपका। और कैंसर पर सर जब बात होती है तो एक मैंने शुरुआत में ही इंट्रो में बताया कि एक डर का सा माहौल हो जाता है और दुनिया भर में जो मौतों की बड़ी वजह बन रहा है। तो सर, दरअसल ये कैंसर क्या है और किस तरह हम इसके डर से बच सकते हैं, और क्या कुछ जो हमारे प्रिवेंशंस हैं या जो भी हैं उस पर हम आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा एक जो शुरुआती इंट्रो है वो आप हमको दीजिए। ठीक है, जैसे आपने सवाल पूछा कि कैंसर क्या है। कैंसर हमारे शरीर के कुछ अपने ही सेल्स हैं जो अपना रास्ता थोड़ा सा भटक जाते हैं। जैसे किसी परिवार में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा अच्छा होता है, एक बच्चा उद्दंड होता है, शैतान होता है। तो कैंसर के जो सेल्स हैं या जो कैंसर है वो हमारे शरीर कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है, हमारे शरीर के अपने सेल्स हैं जो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गए हैं, जो थोड़े से शैतान हो गए। तो वो जब शैतान हो जाते हैं तब वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16 मल्टीप्लाई काफ़ी फ्रीक्वेंटली और काफ़ी तेज़ गति से करते हैं, जिसकी वजह से वो शरीर में जिसके फैलने के चांस रहते हैं। दूसरा सवाल जैसे आपने पूछा, क्या इससे हम बच सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली बच सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है जो शैतान हो रहा है, अगर हम उसको जल्दी उसको ठीक कर लें, जब छोटा है, 3री-4थी क्लास में है, तब अगर उसको समझा दें, उसको ठीक कर लें, तब उसको ठीक करना और समझाना ज़्यादा आसान होता है। वही अगर बच्चा बड़ा हो गया है, अडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है, तब शैतान हो गया है, तब उसको हमको समझाना मुश्किल होता है। सेम स्थिति कैंसर की है। कैंसर अगर हम 1st या 2nd स्टेज में अगर हम पकड़ लें तो 90 to 100% कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। वही अगर हम कैंसर लेट पकड़ते हैं, 3rd स्टेज में पकड़ते हैं, 4th स्टेज में पकड़ते हैं, तो उस केस में कभी कभी कैंसर को ठीक करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो सर, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि इसको जितना जल्दी हो सके उसके लक्षण हमको पहचानने हैं। तो अगला सवाल सर इसी से रिलेटेड है। तो जिस तरह से आपने कहा कि जितनी जल्दी हम हो सके इसके जो भी लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उनको पहचान लें, मगर वो क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि दरअसल हम धीरे धीरे जो कैंसर की चपेट में हैं वो आने वाले हैं, ये हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं सर। ठीक है, देखिए कैंसर के बेसिकली 4-5 तरीके के मोटे लक्षण होते हैं। पहला होता है कि वेट लॉस। हम लोग की मेडिकल भाषा में इसको अनएक्सप्लेन्ड सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी आदमी का वज़न या आदमी औरत का वज़न 5% से ज़्यादा
6 से 12 महीनों में कम होता है तो उसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहा जाता है। तो अगर किसी इंसान का सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, नंबर 2 उसे कंटिन्यूसली थकान हो रही है, नंबर 3 उसके शरीर में किसी भी अंग से खून आ रहा है, मुंह से आ रहा है, नाक में आ रहा है, थूक में आ रहा है, उल्टी में आ रहा है, बच्चेदानी के रास्ते आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते आ रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कैंसर होने का। चौथा संकेत होता है जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं। तो अगर पीलिया होता है तो वो भी कैंसर का संकेत हो सकता है। पांचवा और जो एक और वजह होती है जो कि एक सिम्टम होता है, वो ये होता है कि शरीर में पानी इकट्ठा होना, पेट में पानी इकट्ठा होना या सीने में पानी इकट्ठा होना। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि अगर ये हमको हैं तो डेफिनेटली हमको कैंसर का चेकअप कराना चाहिए। सर, कारण सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम लोग अक्सर बहुत बार कन्फ्यूजन एक तरीके का रहता है कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग कारणों को लेकर के बड़ा ऊहापोह की स्थिति उनके मन में रहती है कि अगर आखिर हमें हो गया तो क्या कैसे हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कुछ तंबाकू गुटखा ऐसा कुछ खाते नहीं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके कैंसर के कि लोगों इसकी चपेट में, कोई सामान्य व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ सकता है? जी, तो इसमें कैंसर के जो कारण होते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था लाइफस्टाइल, सारे कारण ऑलमोस्ट 90% कारण हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम हमेशा शुरुआत हैबिट्स को लेके करते हैं। हैबिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट तंबाकू और बीड़ी। हिंदुस्तान में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो मुंह का कैंसर है और 90% उसकी वजह तंबाकू होती है, जो कि स्पेशली जो हमारा एरिया है उत्तर प्रदेश वाले एरिया, यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। दूसरी जो वजह होती है वो होती है स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट। इसका प्रचलन काफ़ी है, हिंदुस्तान में भी है और बाहर पे भी है। तो इससे हमारे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, ईसोफेगस खाने की नली का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी का कैंसर और कभी कभी कोलोरेक्टल जो कि बड़ी आंत होती है उसका भी कैंसर होने का कॉज बीड़ी रहता है। तीसरा जो कॉज होता है वो होता है हमारी डाइट। आजकल हम जो भी खाते हैं उसमें शुद्ध खाना हम लोग को खाने को नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स, रसायन प्रोडक्ट्स रहते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स। सब लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, उससे हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स जाती हैं। पोल्यूशन है हमारा, आप अगर बीड़ी नहीं भी पी रहे हैं तो भी अगर आप बाहर रोड में जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक है, धुआं है, पोल्यूशन है, तो ये एक वजह होती है जो कि खान पान से भी संबंधित रहता है। चौथी चीज़ होती है वो होती है एक्सरसाइज। अगर कोई मोटा है और दूसरा है कोई एक इंडिविजुअल है जो कि एक्सरसाइज करता है, तो डेफिनेटली कैंसर के कॉज जो होते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहा होता है उसमें होने के चांसेस कम रहते हैं। जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती है तो कुछ अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हमारी ओबेसिटी कम होती है, मोटापा कम होता है, और एक मोटापा भी वजह होता है कैंसर होने की। कभी कभी सारी वजहें, जैसे आपने कहा पूछा कि कोई मरीज़ कहता है कि मैं तो तंबाकू बीड़ी नहीं पीता, मुझे फिर भी कैंसर हो सकता है, तो उस केस में हमारे कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं जो कि हमारा डीएनए, जो कि हम अपने फैमिली से इनहेरिट करते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में कुछ जीन्स भी फैक्टर प्ले करते हैं हमको कैंसर कॉज करने में, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, बट फिर भी हमको कैंसर होने के चांस रहते हैं। बट चूँकि 90% इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो 90% कॉजेज़ आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, जो कि हमारे हाथ में है और जिसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। तो सर, ये तो आपने बताया कि किस तरह से कैंसर की चपेट में लोग आते हैं और दरअसल कैंसर है क्या। अब इन सारी बातों के बाद निकल कर के बाद जो सामने आती है सबसे बड़ी चीज़ वो ये आती है कि सर इसका दरअसल इलाज क्या है, क्योंकि आप खुद रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और काफ़ी कुछ जो नवीनतम सुविधाएं हैं बरेली जैसे शहर के अंदर और बाहर भी हैं, बरेली जैसे शहर के अंदर अब आ गई हैं। तो आप खुद एक कैंसर के ख़िलाफ़ ये जंग रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट के ज़रिए आप लड़ रहे हैं, तो क्या क्या नवीनतम जो इलाज है, क्या आधुनिक इलाज है वो कैंसर का किया जा सकता है? सर देखिए, कैंसर के इलाज पिछले 100 साल में काफ़ी चेंज हुआ है। पहले के समय में एक मेजर रेडिकल सर्जरी हम लोग बोलते थे कि अगर कैंसर है तो आप जितनी बड़ी सर्जरी कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे किसी को स्तन कैंसर होता था तो उसको पूरा का पूरा स्तन निकालते थे, पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं वो, और कभी कभी हड्डी भी निकाल देते थे, बगल की गांठें निकालते थे। तो ये ट्रेंड था कि जितना हम ज़्यादा शरीर का भाग काट के निकालेंगे उतना हमारा कैंसर के बचने के चांसेस रहेंगे। बट जैसे जैसे हम लोग का जो क्लिनिकल ट्रायल्स आए, पहले कीमोथेरेपी, फिर इम्यूनोथेरेपी से पहले रेडिएशन थेरेपी, ये सब चीज़ें डेवलप हुई, जिससे जो हमारी सर्जरी है, कैंसर सर्जरी की जो एक्सटेंट है
जो रेडिकलिटी है वो काफ़ी कम हुई है। और ये सारी चीज़ें आने के बाद अब हम लोग 70 से 80% कैंसर के पेशेंट्स हम लोग पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपने मुझसे पूछा नवीनतम अगर चीज़ें मैं कहूँ पिछले 5-10 साल में जो आई हैं, वो एक तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। इम्यूनोथेरेपी में हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि हम कुछ बाहर से चीज़ ना लाके हम अपने शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें कुदरती तौर पर मिला है, जो भगवान ने बनाया है, उसी में हम कुछ ऐसे चेंजेस लाएं कि वो कैंसर के सेल्स को जैसे ही जहाँ पे भी बनना शुरू हुए हैं वहाँ उनको पकड़े, उनको देखे और वहीं उनको ख़त्म कर दें, ताकि वो कभी भी कैंसर की गांठ ना बना पाए। एक सर बड़ा कैंसर जब किसी को हो जाता है तो लोगों में एक डर कीमोथेरेपी को लेकर के भी होता है, और क्योंकि इलाज का बहुत बड़ा जरिया लंबे समय तक रहा और आज भी है। कीमोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपी जो आपने बताया सर, एक तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और दरअसल अगर इसका फ़ायदा क्या है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो हम कराते हैं, और क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं, क्या कुछ है सर, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। ठीक है, जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में डिफरेंस क्या है, तो मैं एक दूसरे सिनेरियो से आपको समझाता हूँ। जैसे कोई होस्टेज क्राइसिस है, मान लीजिए कोई एक टेररिस्ट आया है, उसने एक एरिया में कुछ लोग को होस्टेज बना लिया है और बाहर पुलिस वाले आ गए हैं। तो दो तरीके हैं, या तो पुलिस वाले उस होस्टेज क्राइसिस में वहाँ पे एक बॉम्ब फोड़ दें जी, तो उस बॉम्ब फोड़ने से क्या होगा कि टेररिस्ट तो मरेंगे ही, बट हो सकता है कि साथ में कुछ नॉर्मल लोग जो हैं वो भी मर जाएं। जी, तो ये चीज़ कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में एक शरीर में हम एक टॉक्सिक ड्रग डाल रहे हैं, जो बेसिकली तो एम जो हमारा टेररिस्ट है, जो कैंसर है, उस पर कर रहा है, बट चूंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से हमारे कुछ आसपास के सेल्स भी ख़राब हो रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी टोटली डिफरेंट है। इम्यूनोथेरेपी में क्या है कि जो होस्टेज क्राइसिस है, सपोज 100 लोग होस्टेज सिचुएशन में है, बट उन 100 लोगों की अगर हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि वही 100 लोग इतने काबिल हों कि उस टेररिस्ट को के खिलाफ वहीं पे एक्शन लेके वहीं पे उसको मार दें या उसको अरेस्ट कर लें, तो बाहर से हमें बॉम्ब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो इम्यूनोथेरेपी भी यही है कि हम अपनी जो बॉडी की जो नेचर ने जो इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको हम लोग की टेक्निकल भाषा में साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स और हेल्पर सेल्स कहते हैं जी, तो इसको हम ऐसे स्टिमुलेट करें कि वो जो कैंसर के जो प्रोटीन है, जो एंटीजन जिसको हम लोग की भाषा में बोलते हैं, उसको फौरन पकड़ ले, उसके ऊपर अटैक कर ले, उसको आइडेंटिफाई कर ले। एक तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही सिस्टम है, हाँ। वही कैंसर से के खिलाफ जो है हमारी जो लड़ाई है, सबसे निर्णायक हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो साबित होगा। सर ये सारी बातें हो जाने के बाद फिर हमको एक सवाल ये भी उठता है कि एक भरोसेमंद इलाज जब हमें चाहिए होता है तो हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम कहाँ जाएं, और क्योंकि बरेली जैसे शहरों में आज भी बहुत कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ लोग बाहर का भी रुख करते हैं। तो किस तरह से आप गाइड करेंगे कि जो अगर उसको डायग्नोस हो गया है कैंसर तो वो दरअसल क्या करे, और किस तरह से अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले, और क्या कुछ करना चाहिए उसको? देखिए, कैंसर के इलाज के 5 स्तंभ होते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मतलब रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, चौथा न्यूक्लियर मेडिसिन, और पांचवा पेन मैनेजमेंट एंड पैलिएटिव केयर। तो अगर किसी पेशेंट को अगर कैंसर के बारे में अगर जानना है और उसको अपनी ये जगह सोचनी कि मुझे अपना कहाँ इलाज कराना है, तो एक तो पेशेंट को ये देखना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ उस जगह उपलब्ध हों, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी भी एक इंसान के पास इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो इन पाँचों चीज़ों को कवर कर सके। तो पेशेंट जहाँ पे भी जाए तो ये ध्यान रखे कि ये 5 चीज़ें उपलब्ध हों, क्योंकि उसको अपने ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन 5 में से किसी न किसी मोडालिटी की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक आपसे कि इसकी कैंसर की जो रोकथाम है वो किस तरह की जा सकती है, क्योंकि बड़ा कई बार देखा गया है कि बड़ा दर्दनाक अंत होता है और बार बार हमारे सामने ये दृश्य सामने आते हैं, कई बार हम अपने आसपास अपनी फैमिलीज़ में देख सकते हैं, और किस तरह उनको जाकर हम जागरूक करें कि इसकी रोकथाम के लिए आप ये कर सकते हैं। क्या वो ऐसे उपाय हैं जिन्हें इसकी रोकथाम में की जा सकते हैं? सर देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 90% जो कैंसर्स होते हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं, और मैंने उसके हमको कारण भी बताए थे। टोबैको, तंबाकू, हम तंबाकू छोड़ना चाहिए, नहीं शुरू करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट से हम हमेशा दूर रहें।
डाइट, हम अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, पैक्ड फूड, टिन फूड, हाई शुगर डाइट, हाई कार्ब डाइट, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। चौथा, एक्सरसाइज, खूब एक्सरसाइज करें। दिन में एक बार आपको पसीना डेफिनेटली आना ही चाहिए। हफ्ते में अगर हम 5 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं तो भी स्टडीज़ हैं कि हमारे कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं, बॉडी में हमारे अच्छे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फिर स्ट्रेस, आजकल के ज़माने में अगर कुछ नहीं है, आदमी सब कुछ फॉलो कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान है, उसको इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस से भी काफ़ी जो है हमारे जो जीन्स होते हैं, जीन्स में डीएनए होता है, उसके ऊपर एक चीज़ होती है एपीजीन जिसको बोलते हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो हमको स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए, जिसमें एक मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सर इस सब के बाद ऐसी कौन से टेस्ट जो हैं आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है या फिर अगर कोई उसको लगता है कि उसके अंदर कैंसर के लक्षण हैं, तो वो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो उसको कराने चाहिए? ठीक है, देखिए एक चीज़ होती है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को कैंसर के लक्षण ही नहीं है, फिर भी वो कोई टेस्ट कराना चाहे, ठीक है ना। एक बार जैसे आपने सवाल पूछा कि किसी को कैंसर के लक्षण हो रहे हैं, जिसको लग रहा है, तो वो तो एक सही डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जो भी टेस्ट एडवाइस करेगा वो उसको कराना पड़ेगा। मैं आपको जवाब ऐसे दूंगा कि उन लोगों को कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिनको कैंसर के लक्षण नहीं है। स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग उन लोगों की होती है जो कि नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, जैसे मैं और आप। तो ऐसे में सिर्फ कुछ ही कैंसर्स के हम लोग ने अभी टेस्ट अभी तक बनाए हैं। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग को जितनी भी महिलाएं हैं, अगर जब वो 40 साल की हो जाती हैं, उसके बियॉन्ड हर साल में एक बार ब्रेस्ट की मैमोग्राफी करानी चाहिए। दूसरा, हमारा फीमेल में जो मोर कॉमन कैंसर होता है वो होता है बच्चेदानी का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो उसमें भी कोई भी महिला जो 40 साल क्रॉस कर चुकी है, उसको 3 साल में एक बार एक पैप स्मीयर की जांच होती है। नीचे से एक बच्चेदानी से एक सैंपल लिया जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कैंसर बनने की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। मर्दों की बात करें, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक टेस्ट होता है, जिसको एक सीरम पीएसए टेस्ट बोलते हैं, जो कि 40 साल के बाद हर एक मर्द को 3-3 साल में एक बार कराते रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा बाकी सारे कैंसरों में अभी तक कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं आया जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो। देखिए टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब लोग को अपना सीटी स्कैन कराते रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग को सीटी स्कैन कराने लगे तो फिर उन लोग का कितना खर्चा आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बात पे भी डिपेंड करती हैं। लेकिन आजकल कुछ कैंसरों में अब धीरे धीरे वैक्सीन भी बनना शुरू हो गई हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर एक वैक्सीन आती है जो कि बच्चेदानी कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है, जिसमें फीमेल्स जो हमारी बच्चियाँ हैं 9 से 14 साल की उम्र के बीच में, या फिर अपना पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले अगर वो वैक्सीनेशन करा लेती हैं तो फ्यूचर में कभी भी उनको सर्वाइकल कैंसर वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सभी लोगों को इन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम करा सकते हैं वो डेफिनेटली हमको कराना चाहिए। बट मेन हमारा फोकस जो 90% हमारा जो लाइफस्टाइल वाला जो पॉइंट था, उसमें हमें ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है। सर एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब किसी को सर कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो एक मेंटल ट्रॉमा एक तरीके का आता है, वो आता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। क्योंकि हर कोई आज की डेट में जिस तरह का इलाज है वो कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक तरीके से आस होती है कि सरकार की किसी योजना का हमें लाभ मिल जाए। क्या सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिसमें कैंसर के इलाज को लेकर के जो मरीज़ हैं कैंसर के, उनको थोड़ी बहुत राहत मिल रही हो या काफ़ी राहत मिल रही हो, ऐसी कोई सरकार की योजना चल रही है? देखिए सरकार, इस मामले में सरकार हमारी बहुत एक्टिव है, और हम मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है वो आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में मरीज़ को एक साल में, मरीज़ और उसके परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। तो जो कि हमारी स्टेट में, जितना मुझे मालूम है, करीबन 12 करोड़ के आसपास आयुष्मान कार्ड जो है सैंक्शन हो चुके हैं। तो अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो जो मैंने आपको 5 स्तंभ बताए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेन एंड पैलिएटिव केयर, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आयुष्मान कार्ड के द्वारा पेशेंट्स की जो भी हमारे पास आते हैं, जिन के पास आयुष्मान कार्ड होता है, हम लोग उन सबकी ये सारी की सारी ट्रीटमेंट हम लोग बिल्कुल फ्री में करते हैं। 1% अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है,
उस केस में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा एक सीएम रिलीफ फंड है, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष कहते हैं। तो अगर किसी कोई पेशेंट गरीब है जिसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो हम लोग एक रिक्वेस्ट लिखते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में, जिससे कि फिर अगले 2-3-4 हफ्ते में पेमेंट हमको मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल जाता है, जिससे मरीज़ का कैंसर का इलाज पूरी तरह फ्री में हो जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और कैंसर से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो थी सर आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप सबके काम की होगी। सर ने जिस तरह से कैंसर के बारे में बताया, उसके इलाज, उसकी जो रोकथाम है और क्या क्या टेस्ट आपको करने चाहिए, उन्होंने कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इस पर भी फ़र्क बताया। और अगर किसी को कैंसर हो जाता है किस तरह से उसको इलाज का जो रास्ता है वो भी उन्होंने बताया, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं, ये भी डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल ने हमें बताई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।